pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today we are going to study chapter number 4. And the name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. This is our part number 1. So let us start this particular chapter without any further delay. So before we proceed, let me just make it clear. जो एनी फ्रैंक थी वो एक 16 साल की एक लड़की थी जो कि मारी गई और उसने अपनी एक डायरी लिखी थी और वो डायरी बाद में पब्लिश की गई और उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी और वो एक बहुत ही फेमस डायरी थी। बाद में उस डायरी के बिहाफ पर एक नॉवेल बनाई गई, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, जो कि बहुत पॉपुलर रही। क्लास 10th में भी ये जो एक नॉवेल लगती थी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, तो इसके अंदर किस तरीके से उस लड़की ने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया कि किस तरीके से जो नाजीज थे, जो कि यहूदी लोग थे, उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। तो बहुत सारी चीजें उसने इस अपने छोटे से अकाउंट के अंदर, जो डायरी उसने मेंटेन की, उसके अंदर लिखा। एंड फाइनली जब उसके फादर उस डायरी को पब्लिश कराते हैं तो ये ग्रैंड सक्सेस निकल बनकर सामने आई, बहुत पॉपुलर हुई ये। तो इसी बात को हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से जो एने फ्रैंक है उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। देखते हैं एनेलीज मैरी फ्रैंक, मैरी राइट, एने फ्रैंक, उसका जो पूरा नाम था एनेलीज मैरी एने फ्रैंक नाम था उसका, और उसको शॉर्ट में क्या बोलते थे, एने फ्रैंक बोलते थे। उनका जन्म 12 जून 1920 को हुआ था। एने फ्रैंक का जो जन्म हुआ था यानी 12 जून 1929 को हुआ था एंड फरवरी या मार्च के बीच में 1945 में उनकी डेथ हो गई। एग्जैक्ट मतलब कोई डाटा नहीं है कि उनकी डेथ का या तो फरवरी के अंदर या मार्च के अंदर 1945 के अंदर, यानी जस्ट उनकी उम्र 16 साल के आसपास की रही होगी तब वो मर गई थी। वॉज जर्मन, वो एक जर्मन थी, राइट। बोर्न ज्यूइश गर्ल, ज्यूइश क्या होता है, यहूदी, यहूदी जिनको बोलते हैं, तो वो एक यहूदी फैमिली से बिलोंग करती थी। हु रोट वाइल, और जिसने लिखना स्टार्ट किया, यानी एने फ्रैंक ने लिखना स्टार्ट किया वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, जब वो अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी। अब वो छुपने का कारण क्या था, जब जर्मन के अंदर नाजीज ने पावर्स को कैप्चर कर लिया। अब नाजीज कौन थे, नाजीज जो कि हिटलर था उसके जो पार्टी के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जर्मन के अंदर अपने पावर को एस्टेब्लिश कर लिया और जितने भी यहूदी लोग थे वो उनको मार रहे थे, उनके ऊपर वायलेंस कर रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो इसकी वजह से जो एने फ्रैंक है उसकी फैमिली क्या हुई थी, छुपी हुई थी, जिससे कि जो नाजीज है उनको क्या ना कर सके, नाजीज उनको मार ना सके। तो अपनी जान बचाने के लिए जो एने फ्रैंक है उसकी फैमिली क्या थी, छुपी हुई थी, और एने फ्रैंक भी अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी। और जिस जिस दौरान वो अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी, तो उस टाइम उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। एंड 4 फ्रेंड्स, यानी वो अपनी फैमिली के साथ और उसके 4 दोस्त थे, 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर 2। और जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मन ने क्या किया, नीदरलैंड के अंदर अपना ऑक्यूपेशन बढ़ा दिया, यानी नीदरलैंड के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, अटैक किया और नीदरलैंड का बहुत सारा पार्ट उन्हें क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया और अपना वहां पर क्या कर दिया, अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया, अपना शासन वहां पर एस्टेब्लिश कर दिया। और जितने भी यहूदी लोग थे उनको पर अत्याचार कर रहे थे सारे के सारे नाजीज। तो अपनी जान बचाने के लिए जो एने फ्रैंक थी उसकी फैमिली और उसके कुछ 4 दोस्त एम्स्टर्डम नाम की एक जगह है, वहां पर वो जाकर छुप जाते हैं। हर फैमिली हैड बीन मूव टू एम्स्टर्डम, और जो एने फ्रैंक की जो फैमिली थी वो एम्स्टर्डम नाम की जगह है, वहां पर चले जाते हैं। आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी, क्योंकि उसके बाद जो नाजीज थे उन्होंने पावर कैप्चर कर ली थी, कहां पर, जर्मनी के अंदर। अब जर्मनी में किसकी सत्ता आ गई थी, जो नाजीज थे वो पावर के अंदर थे, but were trapped when the Nazis ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इन नीदरलैंड। लेकिन प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुआ, जब नाजीज ने क्या किया, अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और उन्होंने क्या किया, अपना ऑक्यूपेशन, यानी कि उसने जो वो कैप्चर कर रहे थे, पावर को कैप्चर कर रहे थे, तो उन्होंने नीदरलैंड के अंदर भी अपनी पावर को कैप्चर किया, यानी नीदरलैंड के ऊपर उन्होंने क्या कर लिया, नीदरलैंड के ऊपर भी अपना शासन जमा दिया, अपना शासन एस्टेब्लिश कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो जूइश थे, जो यहूदी लोग थे, वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एने फ्रैंक होती है उसकी फैमिली भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से जाती है। एंड एज
प्रेसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार, वायलेंस अगेंस्ट द ज्यूइश। और जैसे जैसे मतलब जो यहूदी लोग थे, उनकी पॉपुलेशन थी, उनके खिलाफ मतलब जो अत्याचार बढ़ते चले गए, नाजीज थे वो क्या कर रहे थे, यहूदी लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो जैसे जैसे मतलब नाजीज का जो यहूदी लोग थे उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहा था, द फैमिली वेंट इनटू, और उसके बाद जो एनी फ्रैंक है उसकी फैमिली ने डिसाइड किया, वेंट इनटू हाइडिंग, वो छुप जाते हैं। जुलाई 1942 की बात की जाए तो वो अपनी जान बचाने के लिए छुप जाते हैं इन हिडन रूम्स, मतलब छुपे ये जो रूम्स होते हैं, कहां पर, उसके फादर का नाम था ओटो, ओटो फ्रैंक नाम थे किसके, एने फ्रैंक के फादर का नाम ओटो फ्रैंक था। और उनके फादर की एक बिल्डिंग थी, और उस बिल्डिंग के अंदर अपनी जान बचाने के लिए जो एने फ्रैंक है और एने फ्रैंक की जो फैमिली है वो छुप जाते हैं उसके फादर के ऑफिस के अंदर। आफ्टर 2 years हाइडिंग, 2 साल तक बेचारे छुपे रहते अपनी जान बचाने के लिए। द ग्रुप वॉज बिट्रेड, बिट्रेड का मतलब था धोखा देना। कहीं ना कहीं जो ग्रुप था, यानी जो एने फ्रैंक और उसकी जो फैमिली थी, वो जो कि वहां पे छुपी हुई थी, उनको धोखा मिला, कहीं ना कहीं उनको कोई धोखा दे देता है, बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड। और उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट करके कहां पे भेजा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है, बंदी गृह, जहां पर मतलब बंदी बनाकर रखा जाता था। और उसके बाद उनको वहां से कहां पे भेज दिया गया, जो बंदी घर थे, बंदी घर बनाए हुए थे, वहां पर उनको भेज दिया जाता। एंड सिस्टम, अब बंदी गृह क्या था, एक सिस्टम था, मतलब राइट, जहां पर मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप जहां पे बंदी रखा जाता था, उन यहूदियों को बंदी बनाकर रखा जाता था। एंड वेयर एनी डाइड, और मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाते ही जो एने फ्रैंक होती है वो मर जाती है, उसकी उम्र कहीं ना कहीं 16 साल के आसपास होती है उस वक्त। टाइफस, टाइफस की वजह से वो मर जाती है इन बर्गेन बेल्सेन, ये जगह का नाम है। और कहीं ना कहीं एने फ्रैंक क्या होती है, टाइफस की वजह से मर जाती है। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, ओके, और विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, यानी उससे पहले तो उसकी जो सिस्टर थी मार्गोट फ्रैंक, वो मर जाती है, और उसके बाद एने फ्रैंक भी टाइफस की वजह से मर जाती है। हर फादर, और उसके जो फादर थे ओटो फ्रैंक, द ओनली सर्वाइवर्स, सिर्फ फैमिली में सिर्फ उसके फादर ही बचते हैं। रिटर्न, और उसके बाद वो वापस जाते हैं एम्स्टरडैम, वापस जाते हैं। एंड आफ्टर द वॉर एंडेड, उसके बाद वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, और उसके फादर एक मात्र ऐसा इंसान था जो कि उस पर्टिकुलर वॉर के अंदर बचे थे। एंड टू फाइंड, उसके बाद उसको फादर को क्या मिलता है, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उसके फादर को कहीं ना कहीं जो एने फ्रैंक ने वो डायरी लिखी थी वो डायरी उसको मिलती है। तो वो डायरी जब वो पढ़ती है, जब वो फादर उसकी डायरी को पढ़ता है, कन्विंस्ड, इस बात से वो बहुत ज्यादा सहमत होता है, कन्विंस्ड होता है दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, और उसके अंदर जो लिखा था एने फ्रैंक ने वो बहुत यूनिक था, बहुत अलग से लिखा गया था, बहुत सुपर्ब लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था। He took action to have it published, और कहीं ना कहीं उसके फादर ने डिसाइड किया कि वो जो डायरी एने फ्रैंक ने लिखी है वो इसको पब्लिश कराएगा, प्रकाशित कराएगा इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अंदर वो इसको क्या कराएगा, पब्लिश कराएगा अंडर द नेम ऑफ, और उसका टाइटल क्या रखेगा उस डायरी का, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। और तब उसके फादर ने उसको पब्लिश कराया, और उसके बाद उस डायरी को, उस अकाउंट को जो कि एने फ्रैंक ने लिखा था अपनी डायरी के अंदर, इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, वर्ल्ड वाइड बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और आज भी उस द डायरी ऑफ यंग गर्ल को पढ़ा जाता है, राइट। तो ये बहुत पॉपुलर एक नॉवल बनी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज भी बनी है, बहुत सारी मूवीज भी बनी है, और ये बहुत पॉपुलर एक एक क्या बन गई, एक बहुत पॉपुलर एक नॉवल बन गई, जो कि एने एने फ्रैंक ने लिखी थी। द डायरी वॉज गिवन, और ये जो डायरी मतलब एने फ्रैंक ने लिखना स्टार्ट किया, ये डायरी कब, किस एने फ्रैंक को कब मिली थी, जब एने फ्रैंक का जो 13 बर्थडे था, यानी जब वो 13 साल की थी, जब उसका 13वां जो बर्थडे था, तब उसको क्या है, तब उसको ये मिला था। एंड कानोनिकल्स, मतलब जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो इवेंट्स थे, हिस्टोरिकल जो इवेंट्स थे, इवेंट ऑफ हर लाइफ, मतलब जो इसके हिस्टोरिकल इवेंट्स थे उसके जिंदगी के, उसने वो सारे के सारे इवेंट्स लिखे थे फ्रॉम 12 जून 1942, यानी 12 जून 1942 से लेकर अंटिल इट्स फाइनल एंट्री। और उसने जो लास्ट एंट्री लिखी थी 1 अगस्त 1944 को लिखी थी, यानी 12 जून से लेकर 1 अगस्त 1944 तक का जो अकाउंट था, जो जो पूरा का पूरा उसका इवेंट था, जो उसके साथ घटित हुआ, वो सारा का सारा उसने उस डायरी के अंदर लिखा था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, इवेंचुअली मतलब कह सकते हो लिटरली या फाइनली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच
हालांकि स्टार्टिंग के अंदर मतलब इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था, उसका ओरिजिनल लैंग्वेज तो डच लैंग्वेज में उसको लिखा गया था इनटू मैनी लैंग्वेजेस, और बाद में उसको अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द फेमस वर्ल्ड फेमस मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। और बाद में ये जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, बहुत ज्यादा फेवरेट बुक बन गई, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई। And these have also been several films, और इसके ऊपर क्या है, there have been also several films, और इनके ऊपर इस पर्टिकुलर किताब के ऊपर बहुत सारी फिल्म्स भी बनाई गई है, टेलीविजन शोज भी आते हैं एंड थेरेटिकल प्रोडक्शंस, और बहुत सारे प्लेज वगैरह भी इसके ऊपर बनाए गए। इवन एन ओपेरा म्यूजिकल नाइट कह सकते हो, बेस्ड ऑन द डायरी, और म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी इस डायरी के ऊपर ऑर्गेनाइज किए गए। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ मैच्योर एंड इंसाइटफुल मतलब जो एक ऐसा इंसान जिसकी जो आंतरिक, जो कह सकते हो आंतरिक जो सोच होती है वो बहुत ज्यादा गहरी होती है। एंड द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, इंटीमेट कह सकते हो आपका बहुत ज्यादा मतलब जो कि इंटीमेट का मतलब ऐसे आंतरिक, एग्जामिनेशन का मतलब होता है निरीक्षण ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजिस ऑक्यूपेशन। और कहीं ना कहीं उस लड़की ने जो मतलब इस डायरी के अंदर जो लिखा है, किस तरीके से जो नाजिस थे, वो ज्यूइश जो लोग थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे, वो बहुत ही इनसाइटफुल माइंड से, यानी एक बहुत गहरे दिमाग से उसने इस एग्जामिनेशन को, यानी जो उसने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन की थी कि किस तरीके से नाजिस जूश लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, वो बहुत अच्छे तरीके से उसने इस किताब के अंदर एक मैच्योर राइटर की तरह उसने इस किताब के अंदर लिखा है। द एने फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोड मतलब पॉपुलर कह सकते हो, फेमस कह सकते हो, एंड डिस्कस्ड ऑफ हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। हॉलोकॉस्ट का मतलब हो गया द विक्टिम्स ऑफ यू कैन से वायलेंस, मतलब जो कि उस टाइम जो एक विनाश हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था, मतलब किस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो नाजिस थे, नाजिस ने क्या किया था, जितने भी यहूदी थे उनके खिलाफ वो वायलेंस करते थे, उनके साथ अत्याचार करते थे, और वो उन हॉलोकॉस्ट विक्टिम में से, यानी उनमें से वो बच, क्योंकि उन विक्टिम्स के अंदर जो एने फ्रैंक थी वो भी एक विक्टिम थी, वो भी एक पीड़ित थी, क्योंकि वो भी मारी गई थी कहीं ना कहीं, और उनकी जो किताब है उस मतलब has become one of the most renowned, मतलब एने फ्रैंक बहुत रिनोड पॉपुलर हो गई थी और उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो जो नाजीज थे, जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे यहूदी के खिलाफ, जो जितने भी लोग विक्टिम्स थे मारे गए थे, तो उनमें से एक विक्टिम एने फ्रैंक भी थी, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन जो कैंप था, बंदी गृह था, उस वक्त वो टाइफस से मारी गई थी, और उसकी फैमिली को 2 साल के लिए छुपना भी पड़ा, क्योंकि नाजिस थे वो क्या कर रहे थे, जो यहूदी लोग थे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने उसके यानी बैकग्राउंड के बारे में स्टडी की है। अब यहाँ पर मतलब ये जो यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम उसकी जर्नी के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह की वो स्टूडेंट थी, स्कूल टाइम में वो किस तरह की बच्ची थी, किस तरह का वो स्टूडेंट थी, कौन, एने फ्रैंक। देखते हैं। राइटिंग इन डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। यहाँ पे एने फ्रैंक बोलती है कि मतलब एक ऐसा इंसान, मतलब उसके लिए डायरी लिखना एक बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे लिए डायरी लिखना एक आम बात नहीं थी, मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, एक अजीब सा अनुभव था जब मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था दैट लेटर कि बाद में, और नीदर नोर आई एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन माय म्यूजिक्स का मतलब थॉट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं एने फ्रैंक को लगता था कि मेरे लिखने के बाद, मतलब और तो छोड़ो, मैं भी अपनी चीजों को, जो मैंने अपनी थॉट्स लिखी है उनको मैं पढ़ना नहीं चाहूंगी, और मेरे जैसे बच्चे के मतलब जो अगर मैं जो भी डायरी लिख रही हूँ तो मेरे थॉट्स को कौन पढ़ना चाहेगा, मैं खुद ही नहीं पढ़ना चाहूंगी, तो औरों को तो छोड़ो, और तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा। म्यूजिक्स ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड, एक 13 साल की बच्ची जो कि स्कूल गर्ल है, उसकी थॉट्स को कौन पढ़ना चाहेगा। Oh, well, it doesn't matter. चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। I feel like writing. मुझे लिखना पसंद था, मैंने लिखना स्टार्ट किया। I have an even greater need to get all the kinds of things off my chest. देखो, all the things off my chest का मतलब होता है, मान लो कोई चीज आपके चेस्ट के ऊपर पड़ी है, मतलब कोई भी चीज आपकी जिंदगी में भार है,
बर्डन है, आपके दिल के ऊपर एक बहुत बड़ा भार है। तो वो जो भार है एने फ्रैंक कैसे निकालती थी, वो बर्डन है जो भार था, वो भार वो किस तरीके से निकालती थी? जनरली वो आप जो अपना दिल का जो भार था लिख कर वो उसको हल्का करती थी। कैसे? जनरली हम कई बार क्या होते हैं, हमारे दिल के अंदर बहुत बड़ा भार होता है, तो हम उसको कैसे हल्का करते हैं? वी स्टार्ट राइटिंग समथिंग। तो इस तरीके से एने फ्रैंक क्या करती थी, अपने दिल का जो भार था उसको हल्का करती थी। कैसे? लिखकर वो हल्का कर लेती थी। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। और एने फ्रैंक का मानना था कि जो पेपर है उसमें क्या है, उसमें पेशेंस ज्यादा है, धैर्य ज्यादा इंसान से। क्योंकि अगर आप जनरली अगर इंसान के साथ बात करते हैं तो इंसान बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाता है, अपना जो पेशेंस होता है, धैर्य होता है, उसको खो बैठता है। लेकिन अगर आप पेपर के ऊपर कुछ भी लिख लो, पेपर कभी आप पे गुस्सा नहीं होगा। पेपर कभी भी मतलब इम्पेशेंट नहीं होता है, कभी भी अपना धैर्य नहीं खोता है, पेपर कभी भी गुस्सा नहीं दिखाता है। आई थॉट I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. क्योंकि ये जो चीज है, मैं आई थॉट, ये चीज मेरे दिमाग में कब आई कि पेपर है ना, वो इंसान से ज्यादा पेशेंस होता है पेपर के अंदर। ये चीज मेरे दिमाग में कब आई? ये उन दिनों की बात है व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, निराश थी, होपलेस थी। क्यों? वो सिटिंग एट होम, घर पे बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स। चिन का मतलब जो थॉडी होती है उसको बोलते हैं, और जो मेरी थॉडी थी मेरे हाथों में थी। मैं बोर हो रही थी। लिस्टलेस, विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लेस फील करना। और उस दिन मैं फील कर रही थी कि मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है। एंड वंडरिंग, इधर उधर सोचना, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊं या यहीं पे ठहरूं। आई फाइनली स्टेज, मैं घर पे ही रुकी। वेयर आई वॉज, जहां पर मैं थी। brooding, yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to get anyone else read the stiff-backed notebook grandly referred to as a diary। अब ये brooding, सोचते हुए, बहुत ज्यादा गहरे सोचते हुए, तो वो सोचते हुए कहती है yes, कि पेपर होता है ना, पेपर जो है उसमें इंसानों से ज्यादा पेशेंस होता है। अगर आप अपनी बात इंसान को बताते तो हो सकता है वो गुस्सा हो जाए, लेकिन वही बात जब आप पेपर को बताते तो पेपर कभी भी कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं देता, पेपर कभी भी गुस्सा नहीं होता है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, सिंस आई एम प्लानिंग टू लेट एनीवन since I'm not planning to let anyone else read this stiff backed stiff backed स्टिफ का मतलब टाइट, बैक्ड नोटबुक। यहाँ पे नोटबुक किसके लिए यूज किया गया है? नोटबुक यूज किया गया है डायरी के लिए। ग्रैंडली मतलब कह सकते हो शाही। रेफर टू एज ए डायरी, जिसको मतलब वो डायरी बोलती थी, राइट। स्टिफ बैक्ड क्या होता है? जनरली आपने देखा होगा बहुत सारी डायरी होती है, उसके पीछे एक बटन सा लगा होता है जिससे उसको क्या किया जाता है, उसको बंद किया जाता है। तो वो डायरी की बात कर रही है। और उस नोटबुक को ग्रैंडली, वो जो नोटबुक थी उसको क्या बोलती थी? वो डायरी बोलती थी। अनलेस I should ever find a real friend, अनलेस मतलब वो किसी को पढ़ने नहीं देना चाहती थी अपनी वो डायरी को, क्योंकि जब तक कि अगर उसको कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता है तो वो किसी को भी ये डायरी नहीं पढ़ने देगी। एंड इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट लॉट ऑफ डिफरेंस। अब इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। किसको? एने फ्रैंक को, कि वो अपनी इस डायरी को किसी को पढ़ने नहीं देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एने फ्रैंक का कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, जिसके साथ वो अपनी जो इंटरनल फीलिंग्स थी, उसकी जो आंतरिक जो भावनाएं थी, वो दूसरों के साथ शेयर कर सके। कहीं ना कहीं उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, चलो मैं आप सीधे मुद्दे पे आती हूँ। अब बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड का मतलब उकसाना मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। तो चलो मैं अभी वो चीज बताती हूँ कि कौन सी वो चीज थी जिसने मुझे इस बात के लिए उकसाया कि मैं चलो डायरी लिखना स्टार्ट करती हूँ। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, एज आई टोल्ड यू, एंड ए फ्रेंड का कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिससे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो मैं आपको साफ साफ बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव मी, मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा, दैट ए 13 years old गर्ल, कि 13 साल की लड़की इज कंप्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड, कि वो पूरी इस दुनिया के अंदर अकेली है। 13 साल की लड़की जो कि अकेली है। नो आई एम नॉट, ऐसा नहीं कि मैं अकेली अनाथ हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स भी हैं। एंड 16-year-old सिस्टर, और उसकी जो सिस्टर थी मार्गोट, जो कि 16 साल की थी, बड़ी, उसकी एक सिस्टर भी थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और 30 के करीब लोग थे। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, यानी 30 के करीब ऐसे लोग थे जिनको अपना दोस्त बोल सकती थी।
आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक फैमिली थी, लविंग आंट्स, चाचा चाची थे जो कि प्यार करने वाले थे, एंड अ गुड होम, एक बहुत अच्छा घर भी था। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, लेकिन अगर मैं कंक्लूड करूं तो सारी की सारी चीजें मेरे पास थी, एक्सेप्ट वन माय ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक सच्चे दोस्त की कमी थी। तो यहाँ पर एनी फ्रैंक बोलती है कि उसके पास सच्चे दोस्त की कमी थी, तो इस वजह से उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। ऑल आई थिंक, जहां तक मैं सोचती हूँ, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम फ्रेंड्स, व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ, इज हैविंग अ गुड टाइम, यानी दोस्तों के साथ जब वो होती थी तो उसको क्या लगता था, एक बहुत अच्छा टाइम चल रहा है उसका, सभी अच्छा फील करते दोस्तों के साथ। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी थिंग्स, लेकिन वो क्या थी, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग डेज, एवरीथिंग एवरीडे थिंग्स। मतलब वो क्या करती थी, जब वो दोस्तों के साथ होती थी वो बहुत इंजॉय करती थी, लेकिन वो दोस्तों के साथ मतलब आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, मतलब वो दोस्तों के साथ अपना जो एक इंटरनल जो फीलिंग होता था वो दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसको कोई सच्चा दोस्त नहीं था। ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ आम जो दिन की जो बातें होती थी वही शेयर करती थी, लेकिन उसका जो पर्सनल जो फीलिंग था, जो वो फीलिंग शेयर नहीं करती थी। We don't seems to be able to get any closure, and that's the problem। मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं किसी भी इंसान के साथ बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होती थी, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि मैं सारी की सारी जो सीक्रेसी है, जो मेरा अंदर जो भी मेरी प्राइवेसी है, जो मेरे अंदर की जो इंटरनल इमोशंस है, मैं सभी को बता दूं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, मैं सभी के साथ मतलब बहुत जल्दी से क्लोज नहीं होती थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरा ही फॉल्ट हो। वी डोंट कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू पर्सन दैट आर ट्रस्ट, मतलब जनरली वो जो उसकी जो पर्सनल इमोशंस थे वो उसको छुपाती थी, वो उसको किसी को बताती नहीं थी। इन एनी केस दैट्स हाउ द थिंग्स आर, लेकिन यही चीजें थी, क्योंकि मैं जो अपनी पर्सनल चीजें थी लोगों जनरली अपने दोस्तों को नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली, एंड दुर्भाग्यशाली तरीके से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और जो जो चीजें थी मतलब इस तरह की ही चीजें थी, और अनफॉर्चुनेटली ये जो चीजें थी वो चेंज होने वाली नहीं थी। दिस इज वाई आई स्टार्टेड अ डायरी, और ये वही वजह थी, क्योंकि मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिसके साथ आप अपनी पर्सनल जो फीलिंग्स थी, जो उसकी आंतरिक जो भावनाएं थी, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके, और इस वजह से एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू इनहैंस द इमेज ऑफ हिज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, यानी जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड का मतलब जिसका एक लंबे टाइम से वो वेट कर रही थी, एक ऐसा दोस्त जिसका वो इमेजिनेशन करती थी, कल्पना करती थी, यानी उसकी इमेज को बढ़ाने के लिए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन का मतलब लिखना, जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी। मैं ऐसा नहीं है मैं जल्दी से मतलब चीजों को लिखना स्टार्ट कर देती, द वे मोस्ट पीपल वुड डू। जनरली वो क्या करते हैं, कोई भी चीज को जल्दी से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बिना सोचे समझे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। बट आई वांट द डायरी टू बी माय फ्रेंड। और वो क्योंकि वो डायरी को है ना, वो जनरली लोग डायरी को डायरी समझते हैं, लेकिन वो डायरी को अपनी डायरी ना समझकर एक दोस्त समझती थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और इस तरीके से जो एनी फ्रैंक है वो अपनी डायरी को सिर्फ एक डायरी नहीं समझती थी, एक नॉन लिविंग चीज नहीं समझती थी, बल्कि उसने अपनी डायरी का नाम लिखा किटी, और वो अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। Right? So my dear student, this is all about from my side. This is part number 1. Tomorrow I'll continue with the part number 2. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.